हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके हाई कोर्ट की जबरदस्त तैयारी चल रही है हमारे चैनल पर। और देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए सुबह 11 बजे आपका देख सकते हैं अभी तक घटना चक टोल सीरीज का मॉडल पेपर चल रहा था। इसके पहले भी हमने एक 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल स्पेशल तरीके के मॉडल पेपर हम आपको लेके आए हैं। बाकी रात को अगर 9:30 बजे अगर आप जुड़ते हैं तो 9:30 बजे आपका सिलेबस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से मैराथन क्लासों के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। उसको भी आप लोग दे सकते हैं। 6 बजे आपकी शाम को 6 बजे यूपीजी के भी चलती है और हिंदी की क्लासें भी आपको चलती हैं। तो आप लोग जुड़ जाइएगा चैनल से और बेहतरीन तैयारी करिएगा, ठीक है ना। और आज के इस टेस्ट पेपर में समझिएगा कि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा उलझाने वाले भी होंगे। खास करके सी ग्रुप वालों के लिए हम आपको कह रहे हैं, बाकी डी ग्रुप के लिए भी आपको क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी समझ लीजिएगा कि सी ग्रुप जो आपके हैं, सी ग्रुप वालों के लिए जो उलझाने वाले इसमें क्वेश्चन मिलेंगे लगभग आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग, जय मां शारदे सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टार्ट किया जाए आज के सेशन को बेहतर तरीके से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका एक क्वेश्चन कंप्यूटर से दे दिया गया है कि सीपीयू किस भाषा पर आधारित होता है। अब आपको बताना है जो सीपीयू होता है ना, वो किस भाषा पर आधारित होता है। तो दोस्तों याद रखिए, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर, यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया है सी दिया है, असेंबली दिया है, जावा दिया है और आपका यहाँ पर दिया जावा के अलावा सभी आपसे दे रहा है। अब आप बताइएगा कि इसका जो आंसर आपको लॉक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीपीयू किस भाषा पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर के बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। तो आप कहेंगे सर, यहाँ पर देखा जाए जो आपकी असेंबली भाषा पर आधारित होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, असेंबली भाषा पर आधारित होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे यहाँ पर कह रहा है सर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर कोड आपको चिन्हित करना है कि कौन सा कोड सही है, कौन सा गलत दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर चाहे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और सभी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ सकते हैं और चारों ऑप्शन की मदद से आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग में थोड़ा ही हार्ड हो गए हैं, बाकी और आपको सरल लगेंगे, परेशान मत होना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिएगा और कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो चलिए दूसरा आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है सर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, ये जो आपकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, आपसे कह रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा अक्टूबर 1952 में। कब हुई थी, तो आपकी अक्टूबर 1952 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। वहीं पर आपसे दिया है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकृत संतुष्टि जो आपको दी गई है, इसकी शुरुआत जनवरी आपकी हुई थी, जनवरी में हुई थी। और जनवरी की अगर बात करते हैं तो आपकी 1958 में इसकी आपकी हुई थी, 1958 हो जाएगा। की विलेज स्कीम की जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत अगस्त 1952 में हुई थी। कब हुई थी, तो आपके अगस्त 1952 में, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। वहीं पर दिया है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जो जिला स्तर पर स्थापना है वो आपकी कब की गई थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा अप्रैल में की गई थी। अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अप्रैल कब, तो आपकी 1999 में यहाँ पर की गई थी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से आप बताइएगा कौन सी घटना आपको आ रही है और आपको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिएगा यहाँ पर आपका दिया गया है अगस्त दिया गया और यहाँ पर अक्टूबर दिया गया है। इसका मतलब आपका यहाँ पर 3 आएगा पहले, और 3 आएगा पहले, तो इसका मतलब आपका आंसर यहीं से सी राइट हो गया है कि पहले आपका तीसरा आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर नंबर मिल पाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। ये दो क्वेश्चन आपकी स्टार्टिंग में थोड़ा सा है ना, यही क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघवाद जो दिया है वो आप लिया गया है, वो कहां से लिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, संघ की जो व्यवस्था है वो आपकी कहां से ली गई है, संघीय व्यवस्था आपकी कनाडा से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 4 दिया गया और आपसे कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस लिए किया गया था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था दोस्तों, याद रखिएगा, द्वैध शासन के लिए। किस लिए बोलेंगे, तो द्वैध शासन से संबंधित है, जो कि आपकी वर्ष 1919 में ये लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 और से कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब आ गए हैं आप लोगों में से। देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है 6 नंबर में
जल आकारिक या इसे हम बोलते हैं हाइड्रोमार्फिक मिट्टी का उदाहरण आपका है। दोस्तों 6 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसे बोलते हैं घास स्थलीय मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? घास स्थलीय मिट्टी कहा जाता है। जल आकारिक हाइड्रोमोरिक मिट्टी का उदाहरण जैसे लेटेराइट मिट्टी है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपकी पाई जाती है। प्रकृति में अम्लीय होती है और ये मिट्टी का हवा का जो उत्पादन के लिए भी होगा, तो यहाँ पर याद रखिए इसको बोलेंगे घास स्थलीय मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, मतलब इसमें लोहे की कमी होती है और स्थानीय पृथक्करण आपका होता है, जो मिट्टी के छिद्रों में अस्थायी और स्थायी रूप से जल भराव के कारण होता है। लंबे समय तक इसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर 7 नंबर आपसे कह रहा है कि पंपास घास के जो क्षेत्र अवस्थित है वो आपके कहाँ पर है। देखिए, पंपास घास के मैदान आपको मिलेंगे अर्जेंटीना में, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके पंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? अर्जेंटीना आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं और यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर और आपसे कह रहा है निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है। यूपी जी के क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया था कि भैया जब जनजाति आती हैं और अगर ना आए तो आपको सीधा सीधा आपको सोनभद्र बताना है, क्योंकि सोनभद्र में यहाँ पर आपकी जनजातियां बहुत पाई जाती हैं। तो आप कहेंगे सर सोनभद्र जिले में रहती है अगरिया जनजाति। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें? राज्यसभा की 31 सीटें बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप तुरंत जवाब दे दिए हैं। 31 सीटें आपका आंसर ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ना दिखाएं तो भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। म्यांमार की राजधानी इनके हिसाब से कौन हो जाएगा? इनके हिसाब से म्यांमार की राजधानी वैसे नैपीदौ है, हमने बताया था नैपीदौ, लेकिन जब यहाँ पर दिया है तो आप कहेंगे यंगून हो जाएगा। यंगून की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी अगर हम पूछे कंबोडिया की राजधानी क्या है तो नाम पे है, क्या है तो यहाँ पर नाम पे हो जाएगा। देखो म्यांमार वाला मिलान कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा। वियतनाम की राजधानी बताना है तो आप कहेंगे हनोई, क्या हो जाएगा? हनोई हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका कौन हो गया? 3 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका बच्चा आपका 2। लाओस की राजधानी क्या है? वियेनतियेन हो जाएगा। तो आपका इस प्रकार से आपका बनेगा। भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजधानियों से एक क्वेश्चन इस समय आयोग दे रहा है, जो आपके पड़ोसी देश हैं या आपके देश विदेश में कोई भी हो, राजधानी आपसे जरूर पूछता है। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 11 नंबर और आपसे कह रहा है भारत की पहली सुव्यवस्थित जनगणना किस वर्ष हुई थी? सुव्यवस्थित जनगणना दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपकी 1881 में आपकी हुई थी, है ना, सुव्यवस्थित तरीके से आपकी हुई थी। हालांकि देखा जाए तो आपकी जनगणना की जो शुरुआत हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हो गई थी, है ना, लेकिन सुव्यवस्थित अगर बोलता है तो आप कहेंगे सर 1881 राइट हो जाएगा, जिसे बोलती है नियमित जनगणना। और नियमित जनगणना आपके 10 वर्षों में, प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपको 12 देना है और आपसे कह रहा है कि बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रति वर्ष मनाया जाता है? 12 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, ये आपके मुंबई में मनाया जाता है। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई शहर के मालाबार जो हिल्स है वहां पर मनाया जाता है और ये सालाना संगीत समारोह है। इसका जो आंसर है वो आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके 13 आते हैं, कह रहा है निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधकता है वो आपकी होती है, किसकी होती है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। या विद्युत धारा के ताप प्रभाव को दर्शाता है, याद रखिएगा। अपने उच्च प्रतिरोध के कारण ही यह धारा के प्रवाह का विरोध करता है और इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी पैदा भी करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? चलिए बताना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर 14 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना मतलब देखा जाए तो आपके 1993 को 2 अक्टूबर 1993 को ये आपकी की गई थी और इसके तहत जो आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा आपकी शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 15 नंबर है, सबका जवाब आना चाहिए। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? चलिए आईपीएल की जो शुरुआत है ना, वो कब की गई थी? तो आप कहेंगे सर आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था। आईपीएल जो हुआ था 2008 में हुआ था। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था, है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं और आपसे कह रहा है
सर 16 नंबर में कि कथक के बनारस घराने के संस्थापक आपके कौन थे? चलिए बताइएगा, कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? 16 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर 16 का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका राइट हो जाएगा। ये जानकी प्रसाद हैं। कौन है? जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज जी आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। प्रसाद जी मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। उन्होंने अपने शिष्यों का कथक बारीकी सिखाकर वो घराने की स्थापना किया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी हो जाएगा। अगर जानकी प्रसाद नहीं मिलता है तो आपका सुखदेव महाराज जी भी आपको मिलेंगे कि वो दोनों लोग इसमें से यहाँ पर शामिल रहे हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो 17 नंबर जो ऑप्शन आएगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका राष्ट्रीय डोप परीक्षण आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है? तो भैया ये आपके नई दिल्ली में है। आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना है वो आपकी 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, इसकी स्थापना प्रारंभ में जो भारतीय खेल प्रशिक्षण होते थे उसके तहत डोप नियंत्रण के रूप में हुई थी, ठीक है ना। धीरे धीरे इसका अत्याधुनिकीकरण किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका 18 है। वो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? दोस्तों 18 नंबर की बात करते हैं तो ये है आपका 1992 में। कब? अगस्त 1992 में स्थापना की गई थी। और वहीं पर देखा जाएगा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड आपकी जो होता है राष्ट्रीय वन्यजीव 2003 में आपकी की गई थी। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर में कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वन अनुसंधान वन होंगे हरा भरा, हमने कहा देहरादून, है ना। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर दिया है और आपसे पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और आपको खाली स्थान जो आपका दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आपको भरना है कि सर यहाँ पर आपका जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा। चलिए यहाँ पर आप दिमाग लगाइए और इसके बाद आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या बन सकता है। चलिए भाई फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहली आकृति को देखिएगा। पहली आकृति को अगर हम करते हैं सबको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर 4 2 है ना, और यहाँ पर 4 2 6 9 6 15 कितना हो गया? यहाँ पर 15 हो गया। और 15 के अगर भाग दे देते हैं 3 से, कितने? यहाँ पर 3 से, तो देखिए क्या उत्तर आपका आ सकता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको जोड़ना है। 17 1 18, 18 6 कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। और 24 को अगर हम भाग दे देते हैं यहाँ पर भाग 3 से, तो कितना आ जाएगा? 8 3 24। यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर आपका आ गया है। अब इसी प्रकार से इनको जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 9 5 14 और 9 5 14 14 4 18 और 18 के अगर हम भाग देते हैं यहाँ पर 3 से, तो आपका क्या आएगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर 36 18, मतलब यहाँ पर आपका 6 आ सकता है। क्लिक मैच हो गया ना, तो आप कहेंगे सर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। हालांकि हम देखिए आपको मालूम है कि हम जीके जीएस और हिंदी के टीचर हैं, हम रीजनिंग और मैथ के टीचर नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर आपको हम भाई ट्रिक नहीं बता सकते उतनी ज्यादा, लेकिन हमारे हिसाब से लग रहा था कि इतनी आसान हो सकता है, वो बता दिया है वाले। हालांकि हमने बता दिया है कि हम मैथ के टीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके 21 है कि भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है वो आपके मई 2024 में किया गया है। इस संबंध में दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प आपको चुनना है। 21 नंबर दिया है और 21 नंबर की अगर बात करते हैं तो पहला दिया है कि इस त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का जो आयोजन है वो आपके कोच्चि में किया गया है। और इस कार्यशाला का जो विषय रहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र के जो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के सहयोगात्मक प्रयास के लिए, मतलब यहाँ पर देखा जाए जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है भारत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ये दोनों सही है। तो इस बात को याद रखना है, जो त्रिपक्षीय अभ्यास किनके बीच हुआ है? भारत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। क्लियर है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है लुप्त संख्या आपको भरना है। अब ऐसे पैटर्न पर आपको देखना होता है कि किस प्रकार से संख्या आपकी बढ़ रही है। हमने कहा कि बस यहाँ पर आसान ये होता है कि अगर संख्या ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा तेज से बढ़ रही है, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं गुणा किया गया होगा। संख्या अगर अचानक से कम हो रही है, इसका मतलब उसमें से क्या किया गया होगा? भाग किया गया होगा। और अगर यहाँ पर धीरे धीरे परिवर्तन हो रही है तो ये तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। बढ़ रही है तो प्लस हो रहा है और माइनस हो रही है, अगर थोड़ा कम हो रहा है तो वो माइनस होगी।
समझ गए होंगे, मतलब स्पीड में बढ़े। इस चीज को दिमाग में याद रखना कि अगर स्पीड के साथ अगर बढ़ती है, स्पीड के साथ बढ़ती है, इसका मतलब गुणा किया गया होगा। जैसे 2 दूनी 4, अचानक हो गया, 25 दूनी 50 ज्यादा हो गया, तो अगर अचानक बढ़ती है तो गुणा किया गया होगा। अगर स्पीड यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं जैसे मान लीजिए 50 था और 25 हो गया, इसका मतलब वो भाग किया गया होगा, अचानक संख्या कमी आई मतलब भाग हो गया। जब धीरे से बढ़ती है इसका मतलब वो आपका प्लस होता है, और संख्या अगर धीरे से कम होती है तो आपकी माइनस होती है। ये दिमाग में आपको रट लेना है, वो इसी हिसाब से आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं आपके भर जाएगा कि भैया किस प्रकार से हम यहाँ पर देखें, है ना। यहाँ पर देखिए 22 नंबर है, और 22 नंबर की बात करते हैं तो 1 दिया गया है, 1 दिया गया है, फिर इसके बाद 8 दिया है, और 8 कैसे आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो सकता है ना, क्यूब दिया गया है, क्यूब दिया गया है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 8 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब आपका हो जाएगा, ये आपका 3 का क्यूब हो सकता है, ये आपके 4 का क्यूब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अगला क्या आएगा, यहाँ पर 5 का क्यूब आ जाएगा, और 5 का क्यूब आएगा तो कितना है भाई, आप लोग जल्दी से बताइए, 55 25 पंचे 125, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, ये नंबर आपका हो जाएगा, क्यों भाई, ये नंबर आपका हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है, और आपसे कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर इनमें से क्या है। 23 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, इस बार की जो 2024 का हुआ था पेरिस, उसमें ओलंपिक फ्रिज जो आपकी एक प्रकार से टोपी जैसे आपकी थी, है ना, जिसे फ्रिजेस कहा जाता है, फ्रिजेस कहते हैं, छोटी फ्रिजियन टोपियों से प्रेरित थे, तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 24 नंबर में, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल चुके हैं। आप देख सकते हैं 24 नंबर में कि भैया जो आपका वेनेजुएला है, यहाँ के जितने भी ग्लेशियर थे वो सब पिघल चुके हैं। जो सबसे ऊंचा झरना था दोस्तों, याद रखिए यहाँ के सभी ग्लेशियर आपके पिघल चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आने वाले 10 सालों में पता नहीं क्या से क्या हो सकता है ना। यहाँ पर आइएगा अगले क्वेश्चन में, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं जो आपकी x हैं और y हैं उनको ज्ञात करना है, y-x का मान आपको निकालना है। तो चलिए प्रयास करते हैं, प्रयास है ना, कहते हैं ना प्रयास करने की कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो देखिए भैया यहाँ पर 25 से 26 हुआ, इसके बाद 28 हुआ, मतलब यहाँ पर देखा जाए 25 से अगर हम इस प्रकार से आते हैं तो +1 कर दीजिएगा, 26 से अगर हम 28 आते हैं तो यहाँ पर +2 कर सकते हैं, और इसके बाद भैया यहाँ पर देखा जाए किसी के पास यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जब हमने 2 बढ़ाया था तो आप 3 बढ़ा लीजिए भाई, उसमें क्या दिक्कत है, +3 बढ़ाएंगे तो 28 3 क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर 31 आपके हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 35 कैसे आया होगा, तो 31 में भैया आप 4 जोड़ देंगे तो देखिए 35 आपका आ गया है, और इसके बाद 35 में अगर हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा, और इसके बाद 40 में से यहाँ पर देखो 6 आप जोड़ेंगे, है ना, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर आपने 5 जोड़ा था, तो जब 6 जोड़ेंगे तो 46 आ गया है। और आपसे पूछा है y-x, y कितना है, तो आप कहेंगे y 40 है, और x कितना है, तो x आपका 31। अब आप ही बताइएगा, आंसर आप लोग बताइए भाई, हम नहीं बताएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल सही है। मजा आया कि नहीं आया, आएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम भी प्रयास करने लगे तो हो जाएगा, लेकिन प्रयास ही नहीं करते हैं, जीके जीएस में ही परेशान है। इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रपंच का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। चलिए, टीचर में समझाने के गुण आना चाहिए बस। टीचर जो होता है एक सलाह देता है, टीचर आपको रास्ता दिखाता है, मेहनत आपकी होती है, हम आपको बस तरीका बताएंगे, आपके दिमाग में घुस जाएगा, दिमाग में बस काम हो गया, है ना। तो हमने कहा टीचर का सहयोग होता है बस इसलिए कि आप गाइडेंस दे रहे हैं और सही रास्ते में जा रहे हैं, बाकी मेहनत आपकी होती है। आपके अगर सिलेक्शन होता है उसमें आपकी पूरी जिम्मेदारी और पूरी मेहनत आपकी होती है, ठीक है। देखो दिया है प्रपंच पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, प्रपंच यहाँ पर देखा जाए तो आपका 26 नंबर है। 26 की बात करते हैं तो प्रपंच मतलब आपसे दिया गया है फरेब, जिसे कहते हैं, फरेब भी आपका हो जाएगा इसमें। यहाँ पर झांसा दिया गया है और आप छल दिया है, लेकिन दुनिया आपका नहीं होगा। प्रपंच मतलब फरेब हो गया, झांसा हो गया, छल हो गया, लेकिन दुनिया इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया गद्यांश, और गद्यांश की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। गद्यांश में है क्या कि हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, इसका पता हमें लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आप लोगों में से किसी को हिंदी ज्यादा आती है, किसी को मैथ आती है, किसी इंग्लिश आती है ना, ये आती है, फिर भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं से रह जाता है। वो सिलेक्शन कहाँ से रह जाता है इसको ढूंढना आप ही जान सकते हैं, और आप ही बता सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन कहाँ से रह जा रहा है, क्या हमारे में कमी है, क्या हम छोड़ रहे हैं। वही चीज आपका दिया, इसलिए गद्यांश को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मजबूती लाएगा।
वहीं देखो दिया गया है, उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वहीं हो सकता है जहां से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्दशा है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर में असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण से हो सकता है कि आपके घर में कुछ दोष आप पाते होंगे, परंतु दोष कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर भी होते होंगे। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे का कष्ट न हो। जीवन में याद रखना कभी भी कि ऐसा प्रयास करो कि आपके द्वारा किसी दूसरे को कष्ट ना हो, बस, है ना, जीवन आपका सिद्ध हो जाएगा। इससे घर की जो शांति है और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई अपने दोस्त को नहीं देता है ना, कोई अपने आप को दोष नहीं देता है, सब दूसरों को दे रहे हैं, है ना, सब दूसरों को देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन से उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक तरह से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं, और यदि काम के प्रति उदासीन है तो आप वास्तव में देशद्रोही होंगे। याद रखिएगा। अब आइएगा 27 नंबर में, स्रोत का अर्थ क्या होता है। चलिए, स्रोत का अर्थ होता है, यहाँ पर देखो वृद्धि नहीं होगा, यहाँ पर आरंभ। कहां से स्टार्टिंग हुई है? आरंभ। हमारी खराबी का स्रोत कहां से है? तो हमारी खराबी का स्रोत जो होता है वो होता है आपका बी नंबर, घर में, है ना। अगर बच्चे में गड़बड़ी, इसका मतलब माँ पिता किसी में आपके यहाँ पर जिम्मेदारी को नहीं निभाया होगा, वो खराबी आपकी होती घर में ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। देशभक्त दिया है, और देशभक्त सामसिक शब्द का सही विग्रह इनमें से क्या होता है? तो देशभक्ति की अगर बात करते हैं 29 नंबर में, तो 29 नंबर में याद रखिएगा देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। आपको बताना है यहां पर आंसर सही क्या किया जाए। देशभक्त सामसिक विग्रह करना है। चलिए देशभक्त दिया है, देशभक्ति अगर होता तो देश के लिए भक्ति होता, देशभक्त है तो देश की भक्ति। ऑप्शन सी आपको करना है। याद रखिए, दोनों पॉइंट में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देशभक्ति शब्द में संप्रदान आपका होगा, जिसमें से छिपा हुआ शब्द होता है देश के लिए कर देते हैं। ये देशभक्त है तो देश की भक्ति करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 30 नंबर, घर में शांति और सौहार्द की वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है? जब आप क्या कर सकते हैं? अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही कौन होगा? तो भैया जो अपने काम के प्रति उदासीन होगा, अपने कर्तव्य की निष्ठावान नहीं होगा, वो आपका देशद्रोह होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद नहीं है दोस्तों, आप बताइएगा संज्ञा का कौन सा भेद नहीं हो सकता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना, लेकिन भैया निजवाचक नहीं होगा, निजवाचक नहीं हो सकता। 32 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका 32 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सर्वनाम का प्रकार होता है जो निजवाचक होता है। अगला है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भैया प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम है क्या? तो आप कहेंगे सर प्रेम ये भाववाचक संज्ञा बनेगा, बी नंबर। नेकी का फल बदी, नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो भला का बदला बुराई, है ना। यहाँ पर नेकी कर दरिया में डाल, वही शब्द आपका है, तो भलाई का बदला बुराई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छलिया में कौन सा प्रत्यय है? छलिया, इया, इया जो दिया है और यह दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इया, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। सही वर्तनी आपको बताना है, मंगल चरण होता है या मंगलाचरण होता है? देखिए 36 नंबर है, 36 नंबर होता है मंगला, ये नहीं गलत हो जाएगा, मंगलाचरण। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है, सत्याग्रह शब्द में समास पूछा गया है, और सत्याग्रह शब्द में समास दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इनमें से विसर्ग संधि आपकी कौन सी है? देखो निरंतर है, दिग्गज में आपका देखो व्यंजन है, जगदीश आपका दिया है, महेश दिया गया है। 38 नंबर की बात करते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा, क्या निरंतर वाले में हो सकता है? हो सकता है भैया। दिग्गज जब व्यंजन है, जगत धनीश व्यंजन है, मही धनीश ये आपका आएगा किसमें? तो आपकी स्वर संधि में आएगा। तो आप कहेंगे सर निरंतर जो आपका है कहीं ना कहीं ये विसर्ग संधि हो जाएगा। 38 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है ये बिल्कुल सही आ गया है। याद रखिएगा कैसे करेंगे, आप नीग लगा दीजिएगा, है ना, नी जो आपका है, और ये जो आपका रा है ना, उसको आप विसर्ग बना दीजिएगा और इसके बाद अंतर कर दीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नी विसर्ग धन अंतर। आग्नेय शास्त्र का सही संविच्छेद करिएगा। आग्नेय शास्त्र का संविच्छेद क्या होता है? देखिए 39 नंबर में दिया है आग्नेय अस्त्र। क्या होता है? आग्नेय शास्त्र, आग्नेय अस्त्र दिया है, वो भी वही दिया गया है, शास्त्र नहीं है, आग्नेय अस्त्र। तो अग्नि अस्त्र मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं अग्नि धन। अगर अग्निशास्त्र होता, अगर अग्निशास्त्र होता तो अग्नि धन शास्त्र हो जाता।
अग्नि शस्त्र, है ना। अगला दिया है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, अब देखकर ही आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पर देखा जाए जो अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, तो भैया यहाँ पर रूपक अलंकार इनके साथ थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। जब रूपक पढ़ते हैं तो उपमा पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा पढ़ते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कहते क्या है, तो इनको कहा जाता है विस्मयाद बोधक। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर में, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, वाक्य में जो अच्छा शब्द दिया है वो किस प्रकार का विशेषण है। हमने कहा था किसी व्यक्ति में, मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं उसके अंदर कोई गुण ना हो, चाहे वो गुण अच्छे वाले हो चाहे बुराई वाले हो, तो ये होता है गुणवाचक होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। व्यक्ति मोटा है, पतला है, गोरा है, काला है ना, उसका स्वभाव अच्छा है, ये सब उसके गुण होते हैं। यहाँ पर अगला दिया है मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम आपको बताना है। स्वयं मतलब दिया गया मैं स्वयं वहीं से आया हूं, स्वयं मतलब क्या हुआ, स्वयं मतलब हुआ यहाँ पर खुद की बात हो रही है, अर्थात निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला दिया गया है मैं अपने आप से वस्त्र साफ कर लेता हूं, और अपने आप मतलब है तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैंने मेरे को सुधार लिया, गड़बड़ी मिल गई। मैंने मेरे को ऐसे कैसे हो सकता है भैया, ये तो आपका गड़बड़ी साफ साफ दिख रही है कि हाँ यहाँ पर जो गड़बड़ी है वो आपकी किसकी होगा, मैंने मेरे को तेरे को ये आपका सर्वनाम हो जाएगा, कारक नहीं है यहाँ पर। मेरे जो दिया है ये मेरे, ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है कि कम बोलने वाला व्यक्ति है, जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं मित भाषी। क्या बोलते हैं, मित भाषी बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा मित भाषी होता है। और जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, उसको हम लोग मृद भाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइएगा। 47 नंबर आपके सामने है और आपको बताना है अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों अनभिज्ञ में जो अन दिया है तो आप कहेंगे अनभिज्ञ और अभिज्ञ, यहाँ पर जो आंसर है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, अनभिज्ञ और अभिज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर अज्ञ का विज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है तीक्ष्ण शब्द का विलोम बताना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या, देखो अन मतलब होता है अन मतलब नहीं, है ना, तो यहाँ पर अभिज्ञ हो गया। ठीक है। बताइए तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो आपके जो शब्द हैं बड़े तीक्ष्ण हैं, तो आप कहेंगे 47 नंबर का हो जाएगा मंद। क्या हो जाएगा, मंद। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला है इनमें से ऋषि जो आपका है वो आपका है क्या, ये जो व्यंजन है 49 नंबर में है क्या भैया, यहाँ पर ये क्या व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, दोनों है या आप स्वर है, तो भैया इसको स्वर में ही तो पढ़ते हैं ना, ये मूल स्वर में आता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला है कि ओष्ठ अल्प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन है, मतलब ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प्राण भी होना चाहिए, घोष वर्ण होना चाहिए, यहाँ पर आंसर है तो आपका राइट क्या हो जाएगा 50 नंबर में। 50 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ओष्ठ में भा आएगा, चलो मान लो ओष्ठ में भा आता है। अल्प्राण जो होता है वो 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। पा फा बा भा भा 4 में आएगा तो हटा दीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए अगर हम लोग पा को कर देते हैं तो भैया यहाँ पर घोष नहीं होगा, है ना, घोष नहीं होगा। घोष जो होता है वो तीसरा, चौथा और 5वां होता है, मतलब पा फा बा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहे हैं एक आयत का जो क्षेत्रफल है A² - B² है और इसकी जो लंबाई है वो A+B है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा कि एक आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो आप उसी के अनुसार करेंगे A² - B² बराबर A+B इंटू चौड़ाई, इस प्रकार से निकालेंगे तो चौड़ाई बराबर क्या निकलेगा, तो A+B A-B बटे A+B बराबर A-B निकल आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर बी वाला हो सकता है। तो आप लोग मैथ अपना सोल्व करिए कहीं से भी, ठीक है। हालांकि हमने मैथ नहीं पढ़ाया है, ना ही हम लोग मैथ पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम आपको जीके जीएस हिंदी पढ़ाते हैं, बाकी कभी मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी में इतना बिजी रहते हैं, आपको क्या क्या हम पढ़ाएं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, है ना, क्या क्या सब कुछ तो करते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। स्कोर कितना गया आप देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके का आपको मॉडल पेपर आया है, बेहतरीन मॉडल पेपर आपका रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही उम्मीद लगाइएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अगली क्लास हमारी 3 बजे होगी करंट अफेयर की। कल क्लास नहीं चली थी लेकिन आज क्लास आपको करंट अफेयर की बेहतर वाली आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रात को जो 9:30 बजे वाली क्लास चलती है उसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। धन्यवाद।